नमस्कार विद्यार्थियों, मैं राजेश गुप्ता, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज इस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे, वो है राज्यपाल की विधायी और न्यायिक शक्तियां। विधायी और न्यायिक शक्तियां। मैं इससे पहले राज्यपाल के ऊपर 2 वीडियो और डाल चुका हूं, जिसमें जो पहला वीडियो उसमें राज्यपाल का जो स्वरूप है भारतीय संविधान में, राज्यपाल पद के लिए योग्यताएं, उसकी नियुक्ति, उनके वेतन भत्ते, उनके कार्यकाल, उनकी शपथ प्रक्रिया, उसके बारे में उनकी विवेचना है। और जो दूसरा वीडियो है उसमें राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति के बारे में मैंने विवेचना की हुई है। इसके अलावा उसमें विधायी शक्तियों के बारे में मैंने बताया गया है। मैं पुनः उन्हें दोहराऊंगा एक बार, विधायी, न्यायिक। इसके अलावा हम आज जो वित्तीय शक्तियां हैं राज्यपाल की, उनके बारे में भी हम आज अध्ययन करेंगे। इन बातों पर आगे बढ़ने से पहले मैं राज्यपाल को एक बार दोहराना चाहूंगा। मैंने पूर्व के भी वीडियो में आपको बताया है कि यदि हमें राज्यपाल की शक्तियों को समझना है, उसके पद के स्वरूप को समझना है, और यदि हमें राष्ट्रपति अच्छे तरीके से याद है, राष्ट्रपति की शक्तियां हमें अच्छे तरीके से पता है, तो हम राज्यपाल को बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। क्योंकि भारत में संसदात्मक शासन व्यवस्था है। इसके अलावा जो भारत के जो राज्य हैं वहां पर भी केंद्र की भांति संसदात्मक शासन व्यवस्था अपनाई गई है। संसदात्मक शासन व्यवस्था के क्या लक्षण होते हैं? जैसे वहां कार्यपालिका के आपको 2 प्रधान मिलेंगे। ब्रिटेन में भी संसदात्मक शासन व्यवस्था है, तो ब्रिटेन में कार्यपालिका के 2 प्रधान हैं। जो कार्यपालिका के प्रधान है वो वहां महारानी है, लेकिन वो नाम मात्र के हैं। जो वास्तविक प्रधान है वो वहां पर प्रधानमंत्री है। भारत में भी ब्रिटेन से प्रभावित होकर हमने हमारे यहाँ संसदात्मक शासन व्यवस्था स्थापित की है। केंद्र में बात करें तो कार्यपालिका के 2 प्रधान हैं। कार्यपालिका के जो औपचारिक प्रधान हैं वो हमारे यहाँ राष्ट्रपति हैं, जबकि जो वास्तविक प्रधान है वो प्रधानमंत्री हैं। और जो सारी शक्ति जो वास्तविक रूप से निहित है वो प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद में निहित है। तो ये संसदात्मक शासन व्यवस्था का एक बहुत मेजर लक्षण है। तो भारत में केंद्र स्तर पर भी संसदात्मक शासन व्यवस्था स्थापित की गई है। इसके अलावा राज्यों की बात करें तो राज्यों के स्तर पर भी संसदात्मक शासन व्यवस्था है। यहां पर भी कार्यपालिका के हमें 2 प्रधान मिलेंगे। जो कार्यपालिका के जो प्रधान हैं राज्य में वो राज्यपाल हैं, ये राज्य के संवैधानिक अध्यक्ष हैं, जबकि जो वास्तविक जो प्रधान है वो मुख्यमंत्री है। राज्य के स्तर पर जो वास्तविक शक्ति है वो मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद में निहित है। अब हम बात करते हैं राज्यपाल की। राज्यपाल पर और आगे बढ़ने से पहले हमें जो राज्य कार्यपालिका को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस प्रकार केंद्र की जो कार्यपालिका की बात करें तो उसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उसके सारे मंत्रीगण और अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी आते हैं। उसी प्रकार राज्य कार्यपालिका में बात करें अपन तो हम इसमें राज्यपाल आएंगे, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद एवं महाधिवक्ता। एडवोकेट जनरली बोलते हैं। तो ये राज्य कार्यपालिका में आते हैं। ये राज्य की ओर से जो सरकारी सबसे बड़ा सरकारी वकील होते हैं महाधिवक्ता। जैसे देश में महान्यायवादी है केंद्र के स्तर पर, उसी प्रकार राज्य के स्तर पर वो पद महाधिवक्ता को प्राप्त है। तो राज्य कार्यपालिका में सभी आते हैं। तो सबसे पहले राज्य कार्यपालिका में जो हम पढ़ रहे हैं वो है राज्यपाल के बारे में। इसके बाद हम मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता के बारे में भी जानेंगे। तो राज्यपाल के बारे में मैं आपको पुरानी जो बिंदु हैं जिन पर पूर्व के वीडियो में चर्चा कर चुका हूं, उनको एक बार दोबारा दोहरा देता हूं। राज्य कार्यपालिका का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 153 से लेकर 167 हम बात करें तो उसमें है। सबसे पहले अनुच्छेद 153 में राज्यपाल के बारे में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा।
लेकिन 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा एक नया प्रावधान जोड़ा गया कि एक राज्य को एक से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल बनाया जा सकता है। जब राज्यपाल को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बना दिया जाए तो जो वेतन भत्ते हैं उसका निर्धारण है वो राष्ट्रपति के आदेशानुसार जिन राज्यों के वो राज्यपाल हैं वो सभी राज्य उनके वेतन भत्तों का भुगतान करेंगे। लेकिन यदि राज्यपाल किसी एक राज्य में तो स्थायी हैं और उन्हें किसी अन्य राज्य का कार्यवाहक बनाया जाए, अस्थायी रूप से चार्ज कुछ समय के लिए उनको दे दिया जाए, कार्यवाहक राज्यपाल का दर्जा प्राप्त हो दूसरे राज्य में उनको, तो जहां वो स्थायी रूप से कार्यरत हैं वही राज्य उनको वेतन भत्ते का भुगतान करेगा। राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बात करें तो जो राज्यपाल की जो नियुक्ति है भारतीय संघ में वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति अपने स्वविवेक से नहीं करते हैं। जो संघीय मंत्रिपरिषद है उसकी अनुशंसा, उसकी सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति महोदय राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। हमने जो राज्यपाल की जो नियुक्ति प्रक्रिया है जैसे कनाडा में चलती है वहां से प्रभावित होकर हमने उनकी नियुक्ति प्रक्रिया को स्वीकार किया गया है। तो जो राज्यपाल की नियुक्ति है इस प्रकार राष्ट्रपति महोदय करते हैं, संघीय मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर करते हैं। इसके अलावा चूंकि इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं इसलिए राज्यपाल महोदय राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही कार्य करेंगे। जब तक राष्ट्रपति का प्रसाद है, जब तक राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वो कार्य करेंगे। यदि राष्ट्रपति राज्यपाल के कार्य से असंतुष्ट हैं तो उनके जो सामान्य जो कार्यकाल है उनका वो 5 वर्ष से पहले भी उनको हटा सकते हैं। तो इस प्रकार राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं और सामान्यतः जो राज्यपाल का कार्यकाल है 5 वर्ष होता है। लेकिन यदि संवैधानिक रूप से बात करें तो राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं, है ना। लेकिन चूंकि राज्य की जो विधानसभा है उसका जो सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्ष होता है इसलिए सामान्यतः राज्यपाल का कार्यकाल भी 5 वर्ष माना जाता है। लेकिन संवैधानिक रूप से बात करें, अपन नियम की बात करें तो राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं और राज्यपाल के कार्य से राष्ट्रपति जी असंतुष्ट हैं तो उसे समय से पहले भी हटा सकते हैं। किन आधारों पर हटा सकते हैं इनकी चर्चा संविधान में नहीं की गई है, लेकिन व्यवहारिक रूप से मानते हैं यदि वो केंद्र के जो समुचित जो दिशा निर्देश हैं उसकी अवहेलना करें, संवैधानिक जो प्रावधान है संविधान के विपरीत यदि कार्य करते हैं तो राष्ट्रपति महोदय राज्यपाल को समय से पूर्व भी हटा सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें राज्यपाल यदि चाहें तो समय से पहले भी त्यागपत्र दे सकते हैं। त्यागपत्र वो राष्ट्रपति जी को संबोधित करके देंगे, तो राज्यपाल अपना जो त्यागपत्र है वो राष्ट्रपति को देते हैं। राज्यपाल का यदि कार्यकाल पूरा हो जाए तब भी वो अपने पद पर बने रहेंगे जब तक कि उनका उत्तराधिकारी अपने पद को ग्रहण न कर ले। राष्ट्रपति महोदय राज्यपाल का एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण भी कर सकते हैं। संविधान में नहीं कहा गया है लेकिन व्यवहारिक तौर पर जो राष्ट्रपति महोदय है वो राज्यपाल का एक जगह से या एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण करते रहे हैं, ये राष्ट्रपति जी को अधिकार है। तो हमने राज्यपाल महोदय कार्यकाल देख लिया, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत सामान्यतः उनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वो कार्य करते हैं। राज्यपाल पद के लिए योग्यताओं के बारे में बात करें, भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, ये दोनों शर्तें जरूरी हैं। इसके अलावा कुछ परंपराएं और हैं जो चल रही हैं वर्तमान में, जैसे जिस राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति हो वहां वो उस राज्य का मूल निवासी नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि राजस्थान में यदि किसी राज्यपाल की नियुक्ति होगी तो अमूमन ये परंपरा रही है कि वो व्यक्ति राज्य का मूल निवासी अर्थात राजस्थान का मूल निवासी नहीं होना चाहिए। एक दूसरी परंपरा भी है, कई बार इसका पालन किया भी जाता है, कई बार नहीं भी किया जाता। परंपरा ये है कि जिस किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति होगी तो उस राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श लिया जाना चाहिए।
लेकिन अमूमन ये देखने को आता है कि यदि विपक्षी पार्टी की सरकार है किसी राज्य में तो संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श नहीं भी लिया जाता। लेकिन सामान्यतः दो बातें हैं जिनका ध्यान रखा जाना चाहिए। कई जो कमेटियां बनी हैं उन्होंने अनुशंसाएं भी की है इन बिंदुओं की। तो हमने राज्यपाल के योग्यता के बारे में देख लिया, कार्यकाल के बारे में देख लिया। हम अब बात करते हैं उनके वेतन भत्ते के बारे में। वर्तमान में राज्यपाल का जो वेतन भत्ते हैं, जो वेतन की बात करूं मैं तो 3,50,000 रुपये प्रति मासिक है उनका। ये राज्य की संचित निधि पर भार है। सामान्यतः उनके कार्यकाल के दौरान उनके वेतन भत्तों में कोई कमी नहीं की जा सकती। अब हम बात करते हैं राज्यपाल की शक्तियों के बारे में। तो मैं कार्यपालिका संबंधित शक्ति है जो मैं आपको पूर्व में भी वीडियो में बता चुका हूं, एक बार और दोहरा देता हूं। राज्य के जितने भी प्रशासनिक कार्य हैं राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे। संविधान के अनुच्छेद 164 में लिखा हुआ है राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा, मुख्यमंत्री की सलाह से वो जो अन्य मंत्रीगण हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल महोदय करते हैं। इसके अलावा राज्यपाल कई अन्य अधिकारियों की भी नियुक्ति करते हैं, जैसे एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता है, इसकी नियुक्ति भी कौन करते हैं? राज्यपाल महोदय करते हैं। कई आयोग हैं, जैसे राज्य निर्वाचन आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनकी नियुक्ति भी राज्यपाल महोदय करते हैं। जितने भी राज्य में विश्वविद्यालय हैं उनके कुलपति की नियुक्ति राज्यपाल महोदय करते हैं। उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश की जब नियुक्ति होती है उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं, लेकिन उसमें राज्यपाल महोदय से भी जिस राज्य में उनकी नियुक्ति है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जानी है जिस राज्य में, वहां के राज्यपाल से भी सामान्यतः परामर्श लिया जाता है। तो ये कुछ कार्यपालिका संबंधी शक्तियां हैं। इसके अलावा अब हम बात करें, यदि विधानसभा में राज्यपाल को ये लगे कि एंग्लो इंडियन सदस्य का समुचित प्रतिनिधित्व नहीं है तो वो विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं। जिन राज्यों में विधान परिषद है, कई राज्यों में विधानसभा है केवल एक सदनीय व्यवस्था है, कई राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है, तो जहां विधान परिषद है वहां विधान परिषद की जो कुल सदस्य संख्या है उसका 1/6 भाग को राज्यपाल महोदय मनोनीत करते हैं। इसका प्रावधान है अनुच्छेद 171। यदि किसी राज्य में विधान परिषद है तो उसे कुल सदस्य संख्या के 1/6वें हिस्से को राज्यपाल महोदय मनोनीत करते हैं। ये हैं राज्यपाल की कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। फिर हम बात करते हैं राज्यपाल की विधायी शक्तियां। इसके बारे में भी मैं चर्चा अपने पूर्व के वीडियो में कर चुका हूं। विधायी मतलब विधानमंडल से संबंधित शक्तियां। जैसे किसी राज्य में यदि एक सदन है, विधानसभा है, तो विधानसभा का अधिवान 2 सदन है, विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं, तो दोनों के सदनों को सत्रों को बुलाना, सत्रों का सत्रावसान करना राज्यपाल के कार्य हैं, राज्यपाल की शक्तियां हैं। यदि वहां एक सदन है तो एक सदन का, दोनों सदन है तो दोनों सदनों का समय समय पर अभिभाषण देना, उन्हें संदेश भेजना, ये राज्यपाल का अधिकार है, राज्यपाल की शक्ति में आता है। जैसे ही कोई नई विधानसभा गठित होती है चुनाव के बाद, तो जो उसका पहला सत्र होगा उसमें राज्यपाल महोदय अपना अभिभाषण देते हैं। प्रत्येक वर्ष का जो पहला सत्र होता है उसमें भी राज्यपाल महोदय अपना अभिभाषण देते हैं। इसके अलावा हम बात करें विधायी शक्तियों के बारे में बात करें तो जो विधायी शक्तियों के बारे में यदि हम बात करें तो राज्यपाल को इसके अलावा भी बहुत सारी कई शक्तियां प्राप्त हैं। जैसे विधेयकों के बारे में यदि हम बात करें तो यदि धन विधेयक मंत्रिपरिषद से सहमति के पश्चात यदि राज्यपाल की अनुमति के लिए आएगा तो राज्यपाल को उसका हस्ताक्षर करने ही होंगे। अर्थात जो विधानमंडल जब धन विधेयक को अनुमति दे देगा उसके बाद राज्यपाल को उसको अनुमति देनी ही होगी, क्योंकि जो धन विधेयक होता है उसके लिए पूर्व में भी राज्यपाल की अनुमति ले ली जाती है, क्योंकि धन विधेयक राज्य विधानसभा में पेश होगा और पेश करने से पहले ही राज्यपाल की अनुमति ले ली जाती है। इसलिए जैसे ही विधानमंडल
धन विधेयक को पास करेंगे और राज्यपाल की अनुमति के लिए आएगा तो राज्यपाल को उस पर हस्ताक्षर करने ही होंगे। तो धन विधेयक पर जो राज्यपाल महोदय हैं वो हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य हैं। लेकिन धन विधेयकों को छोड़ दिया जाए, अन्य विधेयकों की बात करें तो मंत्रिपरिषद से यदि कोई प्रस्ताव ऐसा आता है तो राज्यपाल उस विधेयक को एक बार पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद के पास पुनः लौटा सकते हैं। लेकिन यदि मंत्रिपरिषद पुनर्विचार करके उसे पुनः राज्यपाल के पास भिजवा दे तो राज्यपाल को उस पर हस्ताक्षर करने ही होंगे। तो धन विधेयकों को छोड़कर जो अन्य विधेयक हैं उन विधेयकों को राज्यपाल एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें अनुच्छेद 200, इसकी बात करें, ये भी बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है। मंत्रिपरिषद ने कोई विधेयक पास किया, राज्यपाल के पास हस्ताक्षरित हुआ, राज्यपाल के पास ये विवेक का अधिकार है कि वो उस विधेयक को अग्रिम अनुमति के लिए राष्ट्रपति महोदय के पास भेज सकते हैं। राष्ट्रपति महोदय के विचार के लिए भिजवाया जा सकता है उस विधेयक को। राज्यपाल को लगे कि अमुक विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए, राष्ट्रपति के विचार हेतु भिजवाया जाना है, तो अनुच्छेद 200 के तहत किसी विधेयक को वो राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भिजवा सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है अनुच्छेद 200। फिर हम बात करते हैं एक अन्य आर्टिकल की, अनुच्छेद 213, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। राष्ट्रपति के बारे में बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 123 में प्रावधान है। राज्यपाल के बारे में बात करें तो अध्यादेश की जो शक्ति है राज्यपाल की वो अनुच्छेद 213 में है। इसमें क्या है, मैंने पूर्व में बता चुका हूं, जब मैं राष्ट्रपति पढ़ाया था उससे संबंधित वीडियो डाला हुआ है, उसमें अध्यादेश का मैंने अर्थ समझाया हुआ है। अध्यादेश विशेष आदेश, विशेष कानून, ये कब जारी होगा? जब राष्ट्रपति जी कब जारी करेंगे? जब संसद के सत्र नहीं चल रहे होंगे, क्योंकि सामान्यतः जो कानून बनाने की जो जिम्मेदारी है वो संसद की होती है। मान लो संसद के सत्र नहीं चल रहे हैं, संसद कानून बना नहीं सकती है, और ऐसी मान लो परिस्थिति पैदा हो जाए कि उन परिस्थितियों में कोई आदेश जारी करना, कोई कानून बनाना, कोई कानून को लागू करना बहुत जरूरी हो जाए, तब ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति महोदय अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकते हैं। लेकिन जो अध्यादेश जारी करेंगे वो जो संघीय मंत्रिपरिषद उनको जो परामर्श करेगी, जो अनुशंसा करेगी, उसके आधार पर वो अध्यादेश की शक्ति का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार जो राज्यपाल हैं अनुच्छेद 213 के तहत अपनी अध्यादेश की शक्ति का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये शक्ति का प्रयोग तभी किया जा सकता है जब राज्य विधानमंडल के सत्र नहीं चल रहे हों। दोनों सदनों के या दोनों में से किसी एक सदन, विधानसभा या विधान परिषद, और अथवा दोनों के सदन ये सत्र यदि नहीं चल रहे हैं तो राज्यपाल महोदय अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अध्यादेश का वही प्रभाव होता है जो संसद द्वारा जो बनाए गए कानून हैं, जो आदेश हैं, उनका होता है। अच्छा, अध्यादेश की जो कब तक काम करेंगे अध्यादेश जैसे ही राज्य विधानमंडल के सत्र शुरू होंगे, राज्य विधानसभा, और यदि वहां 2 सदन हैं, विधानसभा और विधान परिषद, दोनों के जैसे सत्र शुरू होंगे, अगर एक सदन है तो विधानसभा का सत्र शुरू होगा, तो संसद के सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह तक, ठीक है। यदि हम राज्य के संदर्भ में बात करें तो राज्य विधानमंडल के जो सत्र शुरू होंगे उसके 6 सप्ताह तक अध्यादेश वैध है, अध्यादेश लागू रहेगा। तो जैसे ही विधानमंडल के सत्र शुरू हो गए तो 6 सप्ताह के अंदर अंदर यदि राज्य का विधानमंडल, जो राज्यपाल ने जो आदेश जारी किया है, जो अध्यादेश जारी किया है, उसको यदि वो अनुमति दे देते हैं, उनको पास कर देते हैं, तो अध्यादेश कानून बनकर वो लागू हो जाएगा। और यदि 6 सप्ताह में वो अनुमति न दे, स्वीकृति न दे राज्य विधानमंडल, तो वो उसकी समय जैसे ही 6 सप्ताह खत्म होंगे, विधानमंडल के सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह बाद वही अध्यादेश का जो प्रभाव है वो समाप्त हो जाएगा।
कई बार ये प्रश्न आता है कि अध्यादेश अधिकतम कितने समय सीमा तक अस्तित्व में रह सकते हैं, इनकी अधिकतम समय सीमा कितनी है। हम जानते हैं, मैंने जब बताया था राष्ट्रपति की, जब मैंने आपको पढ़ाया था कि लोकसभा और राज्यसभा जो संसद के जो सत्र होते हैं, इनमें दो सत्रों में अधिकतम कितने माह का गैप हो सकता है, 6 माह का। अर्थात यदि एक संसद का एक सत्र हो जाए, उसके पश्चात उन्हें अगले 6 महीने के अंदर अंदर दूसरा सत्र बुलाना जरूरी है। तो राष्ट्रपति महोदय, केंद्र की मैं बात करूं तो राष्ट्रपति महोदय, और राज्य की बात करूं तो राज्यपाल महोदय तभी अध्यादेश जारी कर सकते हैं जब केंद्र में संसद के सत्र न चल रहे हों और राज्य में विधान मंडल के सत्र न चल रहे हों। तो इसलिए जो अध्यादेश का जो अधिकतम जो अस्तित्व है वो 6 माह और 6 सप्ताह, ठीक है ना, 6 माह और 6 सप्ताह तक अधिकतम ये अध्यादेश अस्तित्व में रह सकते हैं। क्यों रह सकते हैं, मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि विधानमंडल के 2 सत्रों में अधिकतम 6 महीने का ही गैप हो सकता है, और जब चूंकि संसद के सत्र नहीं होंगे, राज्य में विधानमंडल के सत्र नहीं होंगे, तभी वो अध्यादेश जारी करेंगे। इसीलिए 6 माह का अधिकतम गैप तब हो सकता है, क्योंकि सत्र नहीं चल रहे हैं, तभी राज्यपाल महोदय अध्यादेश जारी कर रहे हैं। और जैसे ही सत्र शुरू होंगे उसके पश्चात उन्हें 6 सप्ताह का समय और मिल जाता है। 6 सप्ताह में विधानमंडल की अनुमति जरूरी है। यदि इसके पश्चात अनुमति नहीं मिलती है तो अध्यादेश का प्रभाव समाप्त हो जाता है, और यदि अनुमति मिल जाती है विधानमंडल के द्वारा तो वो अध्यादेश कानून बनकर लागू हो जाते हैं। तो अध्यादेश अधिकतम 6 माह और 6 सप्ताह। कई जगह मैंने देखा है 7.5 महीने ऐसा कुछ लिखा हुआ होता है, वास्तव में सही जो आंसर है वो है 6 माह और 6 सप्ताह। इसके अलावा अनुच्छेद 356 ये भी राज्यपाल की बहुत बड़ी शक्ति है। यदि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, राज्यपाल को ऐसा प्रतीत हो, तो वो राष्ट्रपति को अनुशंसा कर सकता है कि संबंधित राज्य में, जिस राज्य के वो राज्यपाल हैं, राज्यपाल उसी राज्य की अनुशंसा करेंगे जिस राज्य के वो राज्यपाल हैं, तो राज्य में 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। ये हो गई कार्यपालिका और विधायी शक्तियां। अब हम बात करते हैं वित्तीय शक्तियों की। वित्तीय शक्तियां, वित्तीय शक्तियां की बात करें तो अनुच्छेद 202 बजट, जो वर्ष है, आय व्यय का जो ब्यौरा है वर्ष का, वार्षिक हम बोलते हैं बजट। आय व्यय का ब्यौरा एक साल का जो है, उसका जो आय व्यय का जो ब्यौरा है वो क्या कहलाता है, बजट कहलाता है। तो बजट किसकी अनुमति से पेश हो सकता है, राज्यपाल की अनुमति से, पहली पावर। तो बजट यदि विधानसभा में रखा जाएगा तो किसकी अनुमति से, पहले राज्यपाल की अनुमति लेनी होगी, तभी राज्यपाल महोदय की अनुमति से ही जो बजट है, पूरे वर्ष का जो आय व्यय का ब्यौरा है, उसे विधानमंडल में रखा जाता है, विधानसभा में रखा जाएगा। फिर हम बात करते हैं धन विधेयक। धन विधेयक सबसे पहले विधानसभा में पेश होगा। यदि वहां 2 सदन है तो पहले विधानसभा में पेश होगा, विधान परिषद में बाद में पेश होगा। धन विधेयक के बारे में विधानसभा बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। तो धन विधेयक जो विधानसभा में पेश होगा, तो विधानसभा में पेश होने से पहले उसके लिए राज्यपाल की अनुमति आवश्यक है। ये तो बजट के बारे में और धन विधेयक के बारे में राज्यपाल के पास अति महत्वपूर्ण पावर है। फिर तीसरी हम बात करते हैं वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग का जो गठन है, हर प्रत्येक 5 वर्ष बाद राज्यपाल महोदय इसका गठन करते हैं। ये तो 3 जो महत्वपूर्ण जो शक्तियां हैं वो वित्तीय शक्तियों में आती हैं। फिर हम बात करते हैं राज्यपाल महोदय की
न्यायिक शक्तियों के बारे में। न्यायिक शक्तियां, मैंने आपको राष्ट्रपति के बारे में पढ़ाया था। संविधान के अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की समाधान की शक्तियां हैं। राष्ट्रपति की समाधान शक्ति। जबकि हम राज्यपाल की बात करें तो इसका प्रावधान है अनुच्छेद 161, राज्यपाल की समाधान की शक्ति अनुच्छेद 161 में है। फर्क क्या है? जो राष्ट्रपति की समाधान शक्ति के बारे में आपको मैं राष्ट्रपति के संबंधित जो वीडियो उसमें बता भी चुका हूं। अब हम बात करते हैं राज्यपाल की समाधान शक्ति के बारे में। इसका जो उल्लेख अनुच्छेद 161 में है, राज्यपाल उन्हीं विषयों पर समाधान शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं जो उस राज्य के विषय क्षेत्र में आता है, जिन विषयों पर उस राज्य की विधानमंडल को कानून बनाने की शक्ति है। अर्थात राज्य सूची के विषय पर और संवर्त सूची के विषय के विरुद्ध कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उस व्यक्ति को समाधान राज्यपाल महोदय दे सकते हैं। अर्थात जहां तक उस राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, जहां तक उस राज्य के विधानमंडल को कानून बनाने की शक्ति है, उन विषयों से संबंधित यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है, जहां तक उस राज्य का अधिकार क्षेत्र है, जहां तक उस राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, वहीं पर तक ही राज्यपाल महोदय अपनी समाधान की शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति को मृत्यु दंड को भी क्षमा करने का अधिकार है। राज्यपाल महोदय को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। सैन्य न्यायालय जो दंड दें उनको भी माफ करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है, लेकिन राज्यपाल के पास ये शक्ति भी नहीं है। तो ये कुछ अंतर हैं। फिर हम बात करते हैं उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है। नियुक्ति तो राष्ट्रपति महोदय करते हैं, लेकिन उस नियुक्ति में संबंधित राज्य के राज्यपाल से जो परामर्श भी लिया जाता है, तो राज्यपाल की भी ये एक बहुत महत्वपूर्ण न्यायिक शक्ति है। इसके अलावा हम बात करें जिला न्यायाधीश की जो नियुक्ति और जो पदोन्नति होती है, उनके जो आदेश हैं वो राज्यपाल महोदय निकालते हैं। तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति और जो परामर्श है वो उच्च न्यायालय की सहमति के आधार पर राज्यपाल महोदय जारी करते हैं। तो ये शक्ति भी राज्यपाल महोदय के पास केंद्रित है। तो इस प्रकार आज हमने राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति, विधायी शक्तियां, उसकी वित्तीय और न्यायिक शक्तियों के बारे में हमने पढ़ा। उनके राज्यपाल के कार्यकाल, वेतन भत्ते, उनके लिए योग्यताएं, शर्तें, इनके बारे में आज रिवाइज कर लिया हमने इस चैप्टर को। अब अगले वीडियो में हम राज्यपाल के स्वविवेक की शक्तियां और जो मुख्यमंत्री है उनके बारे में उनका अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।